हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस किए थे ग्रेविटेशन चैप्टर की क्लास 9 की। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक डिस्कस करूँगा। ओके, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस लॉ एक्सप्लेन मैनी वेरियस फिनोमेना। कौन कौन से फिनोमेना है वो? There are many phenomena. First, this force binds us to the earth. यानी ये किससे एक्सप्लेन होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। देखिए, ये फिनोमेना है हमारे जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। द फिनोमेना एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। और कौन सा फोर्स होता है? जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है अर्थ और हमारे बीच, यानी अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच। कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। और उसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम अर्थ से बाइंड रहते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड, द मोशन ऑफ अ मून अराउंड अर्थ, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वही रेस्पॉन्सिबल है जो मून का इस ऑर्बिट में, जो अर्थ की ऑर्बिट है ये वाली जो मैंने ब्लैक कलर से शो करी है, इसमें वो रोटेट करता है विद एन फिक्स वेलोसिटी। तो इसके लिए भी क्या रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला लगता है? न्यूटन्स लॉ से, दैट इज जो रेस्पॉन्सिबल होता है F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर, जिनके बीच की डिस्टेंस होगी। सिमिलरली इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे लगेगा जो अर्थ पर है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बाइंड्स हैं टू द अर्थ। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स एक्सप्लेन बाय दिस। जो थर्ड फिनोमेना है वो हमारा कौन सा एक्सप्लेन होता है? मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन। इसके लिए भी ग्रेविटेशन फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि F इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट प्लैनेट एंड सन। एंड जो टाइड्स होते हैं हमारे अर्थ पे आते हैं, उसके लिए भी मून और सन की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज ऑल द फिनोमेना एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे मैंने पिक्चराइज करने की कोशिश करी है थोड़ा सा। ये सन है अगर हमारा, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट अलग अलग ऑर्बिट में अपनी फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन होता है उन प्लैनेट्स का सन के अराउंड में। सो दैट आज बिकॉज ऑफ द फिक्स वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द दैट प्लैनेट एंड सन। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, ये सर्कुलर नहीं होती, इलिप्टिकल होती है। आई ट्राई टू मेक इट लाइक आई इलिप्स, ठीक है। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। तो क्या होता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर फॉल होता है और उस पर केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स इस पर लगेगा वो इस पर वेट लगाएगा, मतलब वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा अर्थ पर mg, ठीक है। तो वो फोर्स जब इस पर लगता है और उसके अलावा जब कोई और फोर्स इस पर ना लगे, तब उस समय जो इसका मोशन होगा वो एक एक्सेलरेशन के साथ में होगा। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल।
यानी कि जब ये पार्टिकल अर्थ पे फॉल हो रहा हो और इस पर कोई और फोर्स ना लगे, किसके अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगता, तब उस मोशन जिस एसिलेशन के साथ होगा उसे हम कहेंगे एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल। ओके, सो नाउ यू कैन सी व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज फॉल ऑन द अर्थ, कोई जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे फॉल होगा एक एसिलेशन उस पर लगेगा, जब कोई और फोर्स उस पर नहीं लगेगा एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस एसिलेशन को हम क्या कहेंगे, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल। इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस जी की वैल्यू वेरी भी करती है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, पोल पे डिफरेंट होती है, इक्वेटर पे डिफरेंट होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम क्या कहेंगे, जो अर्थ और ऑब्जेक्ट पे बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगे, हमारी अर्थ है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेट। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है जो अर्थ पर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है बिकॉज जी वेरी करता है। इस समय इससे पहले जो वीडियो है थियोरेटिकल वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं इसमें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 10, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया गया है कि अमित जो है कुछ फ्यू ग्राम्स गोल्ड को खरीदता है, ये आपका गोल्ड है, ठीक है, और कुछ गोल्ड को खरीदता है पोल पर, तो वो कुछ ग्राम है, कुछ फिक्स उसका मास होगा, तो उसका वेट भी फिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर पोल पर है तो ग्रेविटी कितनी लगेगी, जीपी, क्योंकि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर अलग होती है और इक्वेटर पे अलग होती है। तो यहाँ वेट कितना होगा इसका, मास ऑफ दैट गोल्ड, जो मास होगा इस गोल्ड का, एंड द एक्सेलेरेशन एक्ट ऑन इट, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा जीपी। और अब इन्होंने क्या किया, अमित ने ये जो है अपने फ्रेंड को दिया है ये गोल्ड, और अमित का फ्रेंड जो है इक्वेटर पे दिया है उन्होंने अमित के फ्रेंड को, क्वेश्चन में ये कहा गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। और जो अमित का फ्रेंड है वो इक्वेटर पर इसको मीज़र कर रहा है इस गोल्ड को, तो वहाँ पर क्या वेट आएगा, वहाँ पर आएगा डब्ल्यू डैश, वहाँ पर मास तो सेम रहेगा लेकिन जी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, जी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब इन्होंने पूछा है कि क्या वेट सेम रहेगा दोनों जगह पर, जो अमित के फ्रेंड ने मेज़र किया, क्या वो वेट सेम रहेगा या अलग होगा, क्या अमित का फ्रेंड जो है वो एग्री करेगा इस वेट से, जहाँ पे डब्लू आया था क्या यहाँ पर भी डब्लू आएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखिए इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जो हमारी अर्थ होती है वो इस तरीके से होती है, इट्स नॉट अ स्फेयर, इट्स लाइक एलिप्स टाइप। तो जो हमारा पोल होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, और हमारा इक्वेटर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ से इक्वेटर की डिस्टेंस जिसे हम आर ई कहा है, और जो पोल की डिस्टेंस है उसे हमने आर पी कहा है। हम जब हम मास का मेजरमेंट करते हैं अर्थ के, तो हम उसे स्फेरिकल ट्रीट करते हैं, हम आर ई और आर पी नहीं लेते, एक आर ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। बट वो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, थियोरेटिकली हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो आर पी हमारा डिफरेंट होता है और आर ई डिफरेंट होता है। हाँ देख सकते हैं कि आप साफ साफ कि आर पी जो है वो छोटा होता है आर ई से, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यानी रेडियस ऑफ ये अर्थ ही है, हम नियर अबाउट उनका एवरेज लेते हैं जब रेडियस ऑफ अर्थ लेना होता है, लेकिन आर पी जो है पोल की डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से वो कम होती है और इक्वेटर की ज़्यादा होती है। और हमें पता है जी की जो स्मॉल जी की वैल्यू है यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, क्योंकि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही निर्भर करता है आपका वेट, वो अगर डिफरेंट होगी तो वेट डिफरेंट आएगा, तो हमें उसके बारे में ही
चेक करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर और अर्थ इक्वेटर पर कितनी आती है। तो जी का एक्सप्रेशन होता है Gm/r², ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर m तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो आर है आपका, वो जो हम पोल पे मेज़र करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल क्या होगी, Gm/rp²। और इक्वेटर पर कितनी होगी, जी ई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज Gm/re²। हमें पता है कि आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी, तो जी ई इज स्मॉलर, जी ई क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो जी ई इज स्मॉलर देन जी पी। यानी पोल पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मास वेट भी ज़्यादा आएगा पोल पर, और ये हमारा डब्ल्यू डैश कम होगा, ठीक है। मीन्स डब्ल्यू डैश weight which which Amit friends measure at the equator is less than the weight of that gold measured by the Amit, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें। बाकी ये रिलेशन कैसे आता है ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 we have to tell that why a sheet of paper falls slower than when it is crumpled into a ball। यानी जब वो शीट है, शीट की फॉर्म में है, तब जो हमारा जब ये फॉल होगा अर्थ पर तो ये स्लोली फॉल होगा, और जब ये एक बॉल की फॉर्म में हम इसे क्रैम्प कर देंगे, तब जो इस पर जो ये फॉल होगा तब ये फास्ट होगा, ओके। इस केस में फास्ट फॉल होगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि वेट हमारा इसमें अलग लगेगा या मास डिफरेंट लगेगा। वेट हमारा सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, मास भी चेंज नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, मास भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम ही लगेगी इन दोनों इस केस में। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपकी डेंसिटी चेंज होगी। यहाँ डेंसिटी है आपकी, सपोज इसकी डेंसिटी रो है, वो यहाँ वो कम होगी, और इसकी डेंसिटी सपोज करो रो डैश है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी रो से, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था ब्यूएंसी और ब्यूएंट फोर्स में अपथर्स्ट फोर्स लगता है, यानी कि वो अपथर्स्ट फोर्स क्या होता है, रेसिस्टेंस फोर्स होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस केस में जब वो शीट की फॉर्म में होगा तो एयर रेसिस्ट करेगी इसको, ओके। देयर विल बी अ रेसिस्टेंस फोर्स that oppose the motion of this sheet towards the earth, and due to this friction to the falling object resistance offer to the sheet of paper। और इसमें भी लगेगा वो सॉलिड के केस में भी लगेगा, लेकिन इस केस में जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा ये ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस शीट ऑफ पेपर is more in comparison to resistance offered by the air to the ball form, okay। So in this case, in case of a sheet, the wind defect the sheet of paper side away, and in this case it cannot। तो यही रीज़न है कि जो इसका मोशन है वो स्लो होगा और इसका मोशन फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा ज़्यादा और यहाँ पर कम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डेंसिटी। ये सब किस लिए हुआ है, क्योंकि डेंसिटी में चेंज आ गया, ओके। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ग्रेविटेशन फोर्स जो मून के सरफेस पर लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में वो 1/6 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, 1/6 होता है ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ पे लगता है। और इसमें हमें फिर बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इसका मास दे रखा है इन्होंने 10 kg, उसका वेट कितना लगेगा न्यूटन में अर्थ पर और मून पर, ओके। इन दिस क्वेश्चन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 as strong as the gravitation force on the earth, and then we have to tell that what is the weight in Newton of 10 kg object on moon and on earth, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं सबसे पहली चीज़ तो कि मास तो हमें पता है सेम रहेगा, मास तो मून पर भी वही रहेगा और अर्थ पर भी रहेगा। तो किस चीज़ की वजह से चेंज आ रहा है? मास तो हमारा कांस्टेंट है, हमें पता है मास इज कांस्टेंट, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो मून पर अलग होगी और अर्थ पर अलग होगी। और ये मैं इसमें क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमें हिंट कर रखी है, दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑन द सरफेस ऑफ अ मून इज 1/6 ऑफ द एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है? जी की वैल्यू, यानी जी की वैल्यू अलग है। जी जो मून पर है वो 1/6 है, ये में हिंट कर रखा है 1/6 है अर्थ पर। वैसे आप निकाल भी सकते हैं इसे, अगर मास रखेंगे आप मून का और रेडियस रखेंगे मून की और अर्थ का, तो हमें पता है, ये आपको याद भी होगा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी अभी। ये आपको याद होना चाहिए कि अर्थ पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है। उससे आप मून पे भी निकाल सकते हो अगर आपको रिलेशन याद है तो, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कि अर्थ पर वेट कितना होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ, एट अर्थ पर निकालना है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दैट इज जी। मास कितना दे रखा है हमें? 10 kg। सब कुछ हम एसआई यूनिट में रख रहे हैं, तो वेट की अब वही यूनिट होगी जो एसआई यूनिट होती है वेट की, दैट इज न्यूटन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 98 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 98 न्यूटन। अब अगर हम निकालेंगे मून पर, एट मून, मून पर जो वेट आएगा आपका, मास तो सेम रहेगा, ये आपका जो मून पर वैल्यू होगी और ये थी आपकी अर्थ पर, ठीक है। तो मून पर जो वैल्यू आएगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो आएगी 1/6 टाइम्स ऑफ द 9.8। तो जब आपसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो वी विल पुट दिस वैल्यू, मास 10 रहेगा आपका और ये 1.63, अराउंड 1.633 आएगा एग्जैक्ट, तो आएगा आपका 16.3 न्यूटन। ये आएगा हमारा वेट ऑन मून ऑफ दैट पार्टिकल, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 7 to 12 डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।